स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी दोस्तों 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों जरा से भी स्किप करके जाने का कोशिश मत कीजिए, जरा से दोस्तों आज का ये वीडियो आज स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, उसका लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण प्रश्न राशि झारखंड के द्वारा दोस्तों जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाला मॉडल प्रश्न पत्र आपसे का सब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 10 विषय की बात करें तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, ठीक है, पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर का रहने वाला है। समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आज स्किप जरा से मत कीजिएगा, हर एक दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो का हर एक प्रश्न आपको 2023 को होने वाले बोर्ड परीक्षा को 20 मार्च को बेहतर और सबसे ज्यादा आसान बनाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे 20 मार्च को तो क्वेश्चन पेपर दोस्तों सेम पैटर्न रहने वाला है, सेम क्वेश्चन भी रहने वाला है। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 7 गो, ठीक है, जिसमें 5 गो का उत्तर दे दीजिएगा और दोस्तों 10 नंबर आपको जो है मिल जाएगा अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, चलिए कैसे प्राप्त करना है वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हेनरी फोर्ड कौन था। हेनरी फोर्ड कौन था दोस्तों, तो उत्तर काफी बेजोर है दोस्तों इसका कि हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता था। इसका उत्तर दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग वेरी सो। ठीक है, एक लाइन में उत्तर को देना हम लोग कहते हैं वेरी सो। ठीक है, हेनरी फोर्ड कौन था, तो हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर को लिखना। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर की ओर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, आखिर क्या समझते हैं आप औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, उत्तर को में लिखना है कि औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है, किस क्रांति को कहा जाता है, जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के, ठीक है, उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से, ठीक है, परिवर्तन कर दिए हैं और इस क्रांति को श्री गणेश इंग्लैंड में ही हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर को आपको लिखना है और बोर्ड एग्जाम में वेरी शॉर्ट में 10 नंबर पक्का करना है। ठीक है, और अभी तक दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है, और ये दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 20 मार्च को हिला के रख देने वाला है। ठीक है, आज का ये वीडियो 3 नंबर कहता है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, तो ऐसी राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, ऐसा राजनीतिक दल दोस्तों जो अपने ही क्षेत्र के लिए, ठीक है, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है, उसको हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। और इनकी कार्य करने का जो दायरा है दोस्तों ये सीमित होता है। ठीक है, सीमित होता है, यानी कि ये जो अपना राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के लिए हित में काम करता है और इसका जो कार्य है ये दायरा का सीमित यानी सीमित दायरा उसका होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है, सीमित किसको हम लोग कहते हैं, जिसको अनविकरणीय मान के चलिए। अब भूगोल में पढ़ेंगे दोस्तों तो सीमित भंडार जैसे कोयला हो गया, ठीक है, इसको हम लोग सीमित भंडार कहते हैं, लेकिन इसका मतलब वहां पर नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय दल में दूसरा हो जाए। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर, ठीक है, क्या होता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो ठीक है, ये दोनों आपको अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाना है, दोनों में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तो ये 2 नंबर का पक्का फिक्स है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपको पक्का है फिक्स पूछ देगा कि रबी फसल किसको कहते हैं, तो कहिएगा सर गेहूं को कहते हैं। ठीक है, खरीफ फसल किसको कहते हैं, तो धान को कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस में रहेगा, टिक कर लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं की दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका बाद जो आपका 20 मार्च को ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका प्रश्न है दोस्तों उसका भी क्वेश्चन पेपर जल्द से लेके आने वाला है। ठीक है, देखिए खरीफ फसल ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है, और अक्टूबर के माह में आसपास के काट लेते हैं, यानी कि जिसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है, और अक्टूबर में आसपास में काट लेते हैं, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और ध्यान से एक बात सुन लीजिए तो कभी दिक्कत नहीं होगा जीवन में। ठीक है, खरीफ फसल में खरीफ फसल दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जो खरीफ फसल इसमें धान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो धान है इसका जो मुख्य इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। तो धान जो है दोस्तों इसमें पानी हमेशा रहना चाहिए। पानी जब चावल की खेती की जाती है तो यहाँ पर पानी हमेशा रहने चाहिए। ठीक है, अगर पानी नहीं रहेगा तो दोस्तों आपका जो धान ये सूख जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि खरीफ फसल के लिए पानी का अत्यधिक मात्रा उपयोगी होना चाहिए और एक उदाहरण दे दीजिएगा। इस तरह से भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 में। ठीक है, और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था, आखिर के नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, बेजोर प्रश्न है।
तो देखिए नेपाल में संघीय, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, किस प्रकार का व्यवस्था, शासन व्यवस्था, तो संघीय लोकतांत्रिक, ठीक है, संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है कहाँ, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, 6 नंबर। तो 6 नंबर का भी देख लीजिए कि विदेशी निवेश से आप क्या आपका जो क्या तात्पर्य, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब कोई बाहरी देश या कंपनियों द्वारा हमारे देश में या हमारे कंपनियों में निवेश करता है, बाहरी देश से कंपनियों द्वारा हमारे देश की कंपनियों में, ठीक है, निवेश करता, बाहर से लोग आ रहा है हमारे कंपनियों में निवेश कर रहा है, वहां पर पैसा खर्च कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी निवेश कहेंगे, विदेशी निवेश कहेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, कल जब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जो से प्रेस कर लीजिए। 7 नंबर कहता है उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य। देखिए, उदारीकरण दोस्तों एक ऐसे नियंत्रण पर ढील देना या उन्हें हटा लेना, ठीक है। उदारीकरण का अर्थ ही यही होता है कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। कोई अच्छा चीज कर रहा है दोस्तों, यानी कि उदारीकरण यही, जब आर्थिक विकास किसको कहेंगे, रोजगार में वृद्धि, वहां पर सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त किया जाए, ठीक है, जितना भी युवा है उसको रोजगार प्राप्त किया जाए, तो इसीलिए इसको कहते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ ही ऐसा होता है, ऐसा नियंत्रण में ढील देना या उसे हटा देना ही, सत्ता से गायब कर देना, जिससे आर्थिक विकास में क्या बढ़ावा मिले, ठीक है। दोस्तों आपसे जो 7 जो प्रश्न था ये वेरी शॉर्ट का समाप्त हुआ, क्या उत्तर देना था, 5 का उत्तर देना था, ठीक है। अब नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें दोस्तों 8 से लेकर 14 तक का जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 7 इसमें भी पूछेगा, 5 का उत्तर देना, और इसमें दोस्तों 15 नंबर आपको फिक्स करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 8 नंबर का प्रश्न कहा था, ठीक है, 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव। 1929 ईस्वी में महानदी का बंगाल के पटसन, यानी कि जो पटसन पैदा करता था उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है। चलिए उत्तर, 1929 ईस्वी की महानदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किस लिए बुरा प्रभाव पड़ा, तो बड़ा पटसन की कीमती में भारी गिरावटें पड़ी, ठीक है। यहाँ पर जो पटसन की खेती की जाए तो उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा गिरावटें उसको मिला, यानी कि जो खेती किया था बहुत ज्यादा उसमें गिरावटें महसूस हुआ, क्योंकि देखिए खेती कर एक ही चीज 10 गो उगाया था, ठीक है, तो उसका रोजगार ठीक से चल रहा था, इसके जगह 100 गो उगा लिया, ठीक है, तो इसका जो बाजार में दोस्तों जो दाम है ये कम जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। आप अगर क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से समझा रहे समझ लीजिए, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग क्या कर्ज में डूबे। खेती किया मान के चलिए 1000 रुपये लगा दिया खेती में, ठीक है, मान के चलिए छोटा हम लोग लेते हैं, क्या बड़ा लेना है, क्या समझना तो है। 1000 रुपये खेती में लगा दिया दोस्तों, और उसको प्राप्त कितना हुआ, 1000 रुपया उसको प्राप्त हो गया, मान के चलिए 1000 रुपये लगाया और 1000 ही उसको प्राप्त हो गया, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों वो कर्ज में ऐसे भी डूबेगा। आप सोचिएगा, बोलिएगा सर 1000 रुपये लगा, 1000 तो उसको मिलिएगा, कहाँ कर्ज में डूबा, तो दोस्तों कर्ज में डूबा किस तरह से डूबा, देखिए 1000 का तो वो लगाया था और 1000 उसे मिल गया, लेकिन पटसन की जो खेती किया गया, ठीक है, इसमें कुछ तो दिन लगा हुआ, उसमें तो बेकार को खेती कर लिया, तो इस तरह से दोस्तों वो उसमें जो खेती किया उसके अलावा कहीं दूसरा जगह काम करता तो वो जो खान पान वहां से चल जाता, ठीक है। तो 1000 रुपये में उसका क्या होगा, इस तरह से कर्ज में डूब गया, ठीक है, खान पान के लिए खर्च लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मेरा समझाने का तरीका अच्छा तो एक बार वीडियो को लाइक करके, ठीक है, कमेंट में कीजिए बहुत बढ़िया सर आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया, ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए 9 नंबर का था, ठीक है, कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों, आखिर के क्यों देते थे 19वीं सदी में, ठीक है, बहुत ही सिंपल समझाएंगे, दिक्कत मत लीजिए। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, जिनके कारण निम्नलिखित है, कुछ कारण हम लोग देख लेते हैं, जिस प्रकार से पॉइंट लिखा गया है इस प्रकार से लिखना। पहला, श्रमिकों का अधिकता, श्रमों का मौसमी मांग, ध्यान सुनिएगा, अभी 5 को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग, हाथ से बने हुए वस्तुओं के प्रति आकर्षण, मशीनों की समस्या। देखिए जब हाथ के द्वारा कोई भी चीज जो बनाया जाता है दोस्तों, तो हाथ तो कभी खराब नहीं होता है। मशीन के द्वारा बनाया जाए तो मशीन तो एक ना एक दिन खराब होना ही है। उसमें अगर दोस्तों कोई महंगा मशीन है, 1 लाख का मशीन है, खराब होता था जल्दी से उसको में 10,000 रुपये लग जाएगा, ठीक है। 1 मिनट काम करेगा वर्कर और बोलेगा 10,000 रुपये मुझे जो है यहाँ पर आपको देना होगा। और हाथ वाले मशीन में दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए 5,000 रुपये वेतन ही किसी को देता होगा, तो इसमें क्या ही प्रभाव पड़ता है। और हाथ से बनी वस्तुएं क्या होती है, बहुत
बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर्षण होती है। हाथ से बने वस्तुओं पे दोस्तों अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता है, इसलिए दोस्तों अगर आप इस तरह से समझ के लिखते कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां। ठीक है, क्या कहता है 10वां कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी डालिए। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी, आप सभी में से किसका नाम पवन है? ठीक है, किसका नाम पवन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आना चाहिए। ठीक है, किसका नाम पवन है आप सभी में। चलिए यहाँ पर दोस्तों बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। चलिए वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि असीमित भंडार है, जिसका सीमित भंडार है वो कभी समाप्त नहीं हो। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, पवन क्या पवन ऊर्जा बनाने, ठीक है, पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जहां पर अच्छी तरह से हवाएं बहती है, तेज हवाएं बहती है, वहां पर लगाया जाता है पवन चक्की को, जिसके कारण ऊर्जा काफी मात्रा में प्रोवाइड होती है। और आपको पता है कि किस प्रकार से आपको घर में बिजली प्रोवाइड आती है, यानी कि बिजली भी दोस्तों एक तरह से आती है पवन चक्की से। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में विंडमिल कहते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना। देखिए राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला देखें तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। दूसरा देखें तो राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और 3 नंबर सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है और सरकार योजना के बारे में जनता को जानकारी देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं राजनीति के बारे में। आपको पता है कि आप सभी किस प्रकार से राजनीतिक मामले में देखते हैं, तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर, ठीक है, कि सूचना का अधिकार यहाँ पर कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे आपको बताएं। देखिए लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए गए विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। ठीक है, जो लोकतंत्र के द्वारा चलाया गया कोई भी मुहिम है उसके द्वारा लोगों जो अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य में 2005 में जो सूचना का अधिकार का कानून बनाया गया, ताकि विकास के कार्यों में विलंब सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने पर घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए कौन से जिम्मेवार है, और इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल से इसको अगर आप समझिएगा कि सूचना का अधिकार कानून का रखवाला इस प्रकार से है, कोई भी मुहिम अगर लोकतंत्र में आता है तो सूचना के माध्यम से आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई खराब है कोई अच्छा है, कोई भी सूचना है तो आपको दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, जिसे को हम लोग न्यूज़पेपर के आधार पर ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर समझ लेते हैं प्रश्न को तो कुछ से उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, ठीक है, बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या? काफी इंपॉर्टेंट है कि बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या देगा। बैंक उद्योग कंपनियां व्यक्ति को कई तरह के लोन देते हैं और इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंक की कमाई का मुख्य स्रोत। देखिए बैंक की आय के मुख्य स्रोत के बारे में आपको आखिर के बैंक जो है ये किस प्रकार से अपना आय प्रदान करता है। देखिए बैंक उद्योग कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह से लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला ब्याज, जो बैंक है दोस्तों आपको पता है कि बैंक ऋण देते हैं। ठीक है, ऋण की शर्तें आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, कौन कौन पढ़े कमेंट कीजिएगा। जब ऋण देती है तो उसके कारण दोस्तों उसको ब्याज भी मिलता है, किसको? बैंक को मिलता है। ठीक है, मान के चलिए आप अगर देखिए अगर आपके पड़ोसी में कोई दोस्तों अगर ये काम करता हुआ, ठीक है, वो अपने पैसा को लगाता है। ठीक है, कोई मान के चलिए कोई ऋण ले रहा है। ठीक है, कोई ऋण लेता है तो उसको दोस्तों 10,000 रुपया दिया। ठीक है, 10,000 रुपया दिया और कहता है कि 1 महीना में इसका जो ब्याज का जो दर है ये 1,000 रुपया लगेगा। ठीक है, 1,000 रुपया लगेगा, यानी 1,000 उसको तो पैसा दिया है, ऋण दिया, लेकिन ब्याज उसको 10,000 की जगह 1,000 पे उसको महीना में मांग रहा है। ठीक है, और जब तक वो पैसा नहीं भरेगा तब तक हर एक महीने उसको 1,000 रुपया देगा, जिसके कारण उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और 10,000 को 10 साल भरता है तो दोस्तों तो 10,000 तो उसको ऐसे भी मिल जाएगा और 10,000 उसको देना पड़ेगा, तो 20,000 रुपया उसको हो गया। ठीक है, किसको? जो ऋण दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों खेला चलता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया वीडियो को लाइक कीजिए। अब बोलेगा सर क्यों नहीं समझ में आया सर? इस तरह से समझाएं तो लाइक भी करेंगे और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, ठीक है, क्या कहता है कि व्यापार और निवेश नीतियों को उदारीकरण, ठीक है, कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार का सहायता पहुंचाते हैं। किन्हीं 3 प्रक्रिया को उल्लेख कीजिए। चलिए हम लोग जल्दी से 3 का उल्लेख कर देते हैं। ठीक है,
देखिए, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल सामान जैसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर भी उन्हें ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। और राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उस उत्पादन में प्रसार करना। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर था। ठीक है, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा यहाँ पर किस प्रकार से विकसित की बहुत बड़ी कंपनियां छोटे उत्पादों को वो बनाती है और उसका ब्रांड का निर्माण करती है, जिसके कारण आप उसको खरीदते हैं। चलिए अब है दोस्तों यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो फंडा है ये 15 से लेकर 19 तक का प्रश्न है। ठीक है, और जो लास्ट वाला 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों हर एक बार जो क्वेश्चन पेपर आपका जो बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, आप जो 10th का एग्जाम देंगे 20 मार्च को, ठीक है, इसमें दोस्तों जो 19 नंबर का प्रश्न है इसमें एक मैप वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है, मैप वाला प्रश्न रहेगा और जितना भी आपका मैप से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मैं आपको दोस्तों अलग वीडियो में बनाऊंगा, यानी कि अलग वीडियो में बतलाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि सर मैप वाला वीडियो लेकर आइए, जिसके कारण मेरा 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया। पहला देखा तो उसने यहाँ पर प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम में से बने चीजों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। दूसरा हम लोग देखें तो कंपनियों ने कपड़ा, ठीक है, व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के बुनकरों पर ज्यादा नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो कंपनी जो कपड़ा का व्यापार किया था दोस्तों उसमें क्या था, जो सक्रिय व्यापारियों और दलाल, जो दलाल करता था उसको खत्म करके जो बुनकरों पर ज्यादा अच्छा से नियंत्रण देने लगा। ठीक है, जो दलाल करता था उसको हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसको तीसरा पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो नहीं, तीसरा। ठीक है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिसे गुसमता कहा जाता है। तो अगर दोस्तों कोई भी बंदा कंपनी में काम करता है, ठीक है, जो दलाल करता है उसको हटा देता है और जो अच्छी तरह से काम करता है उस पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखता है, उसको वेतन में दोस्तों अच्छी तरह से पैसा भी बढ़ाते रहता है। ठीक है, साल भर में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बना के। चलिए 16 नंबर कहता है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बनाया गया, बताया गया। आखिर क्या कारण था जिसके कारण लोकतंत्र को सबसे ज्यादा अच्छा, बेहतर यानी बेहतर शासन वाला बनाया गया। चलिए यहाँ पर देखें तो पहले इसका हम लोग देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जो लोकतंत्र का जो सत्ता है दोस्तों ये कहाँ होता है, किसके हाथ में होता है, तो जनता के हाथ में होता है। आपके हाथ में होगा जब 18 साल के आप हो जाएंगे तब। ठीक है, चलिए जब 18 साल के हो जाएंगे तब आपके हाथ में भी रहेगा कि आप अपने मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं जो आपकी नज़र में अच्छा काम करेगा। ठीक है, जनता अपने शासकों पर चुनाव करती है और सब जब चाहे जब उसके पद को हटा लेती है। यानी कि अगर आप 18 साल हैं और अपने द्वारा चुने गए कोई भी प्रतिनिधियों को, ठीक है, चुनते हैं, कोई भी किसी को वोट देते हैं, अगर वो 205 साल में अच्छा काम नहीं करता तो उसको आप सत्ता से हटा भी सकते हैं। ठीक है, उससे पहले भी हटा सकते हैं, नहीं तो उसका 5 साल का इंतजार कीजिए और हटा दीजिए। तो इस तरह से जब भी वोट दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है, किसको जिताना है किसको नहीं। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। लोकतंत्र देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक आर्थिक अधिकार भी प्राप्त करती है। तो लोकतंत्र के बारे में दोस्तों आप अच्छी तरह से खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या जो आप रोज के दिनों में देख रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा करता है। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के गलत नीतियों को आलोचना करने को पूरा अधिकार है। ठीक है, और लोकतंत्र के बहुसंख्या समुदायों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदायों के हितों पर भी रक्षा करता है। यानी कि लोकतंत्र में जो जो चीज होता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण दी। जो मुद्रा आवश्यकताएं दोस्तों ये दोहरे संयोग को, ठीक है, किस प्रकार से समस्या को सुलझ, आखिर अगर मुद्रा नहीं होता दोस्तों तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता आज की इस डेट में। ठीक है, अगर दोस्तों मुद्रा है तो इसके लिए जो है बहुत आसान काम हो जाता है। किस प्रकार से होता है चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी तक क्या, अभी तक कहिएगा सर क्या, अभी तक लिख दिए, देख लो, पढ़ लो, क्या, लाइक और सब्सक्राइब और जो बगल में रहेगा ना बेल नोटिफिकेशन, इसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पर मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह यहाँ पर तारा सुलझाती है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसकी विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली का यह एक अनिवार्य विशेषता है जहां पर मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसा अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण यहाँ पर मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने का आवश्यकताओं का दोहरे संयोग की जरूरत खत्म करते हैं। बोलिए बात सर कितना स्पीड में पढ़ दिया, समझाए है ये नहीं का होता है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्यों कौन सी समस्या को सुलझाती है, नहीं समझाए सर, जल्दी से पढ़ लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुद्रा अगर रहता है, मुद्रा नहीं रहता तो आप जब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, ठीक है। पहले जो मुद्रा नहीं होता तो वस्तु विनिमय के माध्यम से लोग दोस्तों वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले के माध्यम से दोस्तों कोई 4 गो बकरी था, ठीक है, वो गाय को लेना चाहता था तो 4 गो बकरी दे के 1 गो गाय को लेता था, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप चीनी दीजिएगा तो वो आपको जो है यहाँ पर चावल देगा। तो आप बताइए आप, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप तो दुकानदार हैं नहीं, आपके घर में मान चलिए, ठीक है, चीनी खत्म हो गया, ठीक है, चीनी खत्म हो गया और दुकान में जाइएगा, बोलेगा चीनी दीजिए, और वो दुकानदार बोलेगा आपको जो चीनी लेना है तो मुझे चावल दीजिए। तो आप चावल कहाँ से दीजिएगा? चावल भी तो आप खरीद के ही लाते हैं, मतलब कि चावल भी तो आप दुकान से लाते हैं, चीनी भी दुकान से लाते हैं, तो कहाँ से दीजिएगा चावल? तो इस प्रकार से दोस्तों अगर मुद्रा नहीं होता आज की इस डेट में तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, ठीक है। तो जिसके कारण दोस्तों आप समझिए मुद्रा की सहायता से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, स्थान अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और मेरा समझाने का तरीका कैसा है समझाने का तरीका, कहाँ वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बताना है सर, बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, और दोस्तों नेक्स्ट है 18 नंबर, ठीक है, कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है, और गन्ना उत्पादक की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए उत्तर दोस्तों इसका जो मिस प्रिंट हो गया, देखिए यहाँ पर गन्ना की बात था प्रश्न में और हम लिख दिए गेहूं वाला। अब बोलेगा सर आप क्या कर दिए, गेहूं वाला लिख दिया। अब इसका जो कैसे हम लोग प्रश्न का उत्तर देखेंगे, तो देखिए जो आपका मैप वाला प्रश्न आएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट किया सर मैप का प्रश्न लाइए, उसी में दोस्तों ये आपका जो 18 नंबर का प्रश्न है उसमें इंटर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से इंटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।